हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 10वीं कक्षा के पहले चैप्टर वास्तविक संख्याएं की पहली प्रश्नावली 1.1 को हल करना सीखेंगे। मैंने क्वेश्चंस पहले ही सोल्व कर लिए थे ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना बने और कम समय में ज़्यादा काम हो सके। तो ये शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। जैसा कि स्टेटमेंट के अंदर है अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में, तो हम इन संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो पहला पार्ट 140 के अभाज्य गुणनखंड करने के लिए हम सबसे पहले इसे 2 से भाग करते हैं। 2 से भाग करने के बाद आ जाता है यहाँ पे 70 को फिर 2 से भाग करते हैं तो आता है 35 को 5 से भाग करते हैं तो आता है 7 को 7 से भाग करने के बाद आ जाता है 1। तो हम 140 को इन संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख लेते हैं। तो 140 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। अब यहाँ पे 2 2 बार आता है तो हम इसको बराबर लिख लेते हैं 2 की पावर 2 गुणा 5 गुणा 7। अब इसका अगला पार्ट है 156 के हमने अभाज्य गुणनखंड किए। 2 से भाग करने के बाद आ जाता है 78 को फिर 2 से भाग किया। 2 से भाग करने के बाद आ जाता है 39 को 3 से भाग किया आ जाता है 13 को 13 से भाग करने के बाद आ जाता है 1। तो 156 को हम इन संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख लेते हैं। तो 156 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। अब यहाँ पे 2 2 बार आ जाता है तो 2 तो बराबर लिख लेते हैं हम 2 की पावर 2 गुणा 3 गुणा 13। अब अगला क्वेश्चन है 3825 के अभाज्य गुणनखंड करने के लिए हमने इसे 3 से भाग किया। 3 से भाग करने के बाद आ जाता है 1275 को फिर 3 से भाग किया आ जाता है 425 को 5 से भाग किया आ जाता है 85 को फिर 5 से भाग किया आ जाता है 17 को 17 से भाग करने के बाद आ जाता है 1। तो उसके बाद हम इसको 3825 को इन संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख लेते हैं। तो 3825 बराबर 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17। अब यहाँ पे 3 2 बार आ जाता है, 5 भी 2 बार आ जाता है तो हम इसको बराबर लिख लेते हैं 3 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2 गुणा 17। इसका अगला पार्ट है 5005 को हमने 5 से भाग किया आ जाता है 1001 को 7 से भाग किया आ जाता है 143 को 11 से भाग किया आ जाता है 13 को 13 से भाग करने के बाद आ जाता है 1। जैसे 1 आता है तो गुणनखंड की प्रक्रिया यहीं पर समाप्त हो जाती है। अब हम 5005 को इन संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख लेते हैं। 5005 बराबर 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। अब आज अगला पार्ट है 7429 छोटी संख्याओं से भाग हो नहीं रही है तो सबसे पहले हम इसे करेंगे 17 से भाग करने के बाद आ जाता है 437 को 19 से भाग किया। 19 से भाग करने के बाद आ जाता है 23 को 23 से भाग करने के बाद आ जाता है 1। तो 7429 को हम इन संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख लेते हैं। तो 7429 बराबर 17 गुणा 19 गुणा 23। इसका अगला पार्ट है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। तो पहला पार्ट है इसका 26 और 91। हम यहाँ पे 26 और 91 के अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 26 के अभाज्य गुणनखंड है 2 गुणा 13 और 91 के अभाज्य गुणनखंड है 7 गुणा 13। तो HCF होता है जो बड़े से बड़ा जो सारों गुणनखंड होता है उनका गुणनफल। तो यहाँ पे सारों गुणनखंड बड़े से बड़ा है 13, जो दोनों ही संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों में सारों गुणनखंड यहाँ पे 13 आ जाता है। तो HCF हो जाता है 13। अब LCM निकालने के लिए पहले तो हम HCF निकाल लेते हैं। HCF निकालने के बाद जो बाकी बची जो संख्याएं होती हैं उनको उसके साथ में गुणा कर देते हैं। गुणा करने के बाद यहाँ पे आ जाता है 182। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट में पूछा है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा LCM। तो हम दोनों संख्याओं का यहाँ पे गुणनफल निकाल लेते हैं। 26 और 91 का 2366 आ जाता है। इसी प्रकार HCF और LCM का भी गुणनफल निकाल लेते हैं, ये भी 2366 आ जाता है। इसका मतलब ये यहाँ पे दोनों बराबर आ गए।
जैसे ये बराबर आ गए तो हमने सिद्ध कर दिया है कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। अब इसका अगला पार्ट है 510 और 92। हम पहले 510 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, फिर 92 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 510 के अभाज्य गुणनखंड हो जाते हैं 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17 और 92 के अभाज्य गुणनखंड हो जाते हैं 2 गुणा 2 गुणा 23। यहाँ पे दोनों के अंदर जो सारा गुणनखंड है वो 2 है, तो इसका मतलब HCF यहाँ पे हो गया 2। अब LCM निकालने के लिए HCF गुणा जो बाकी बची हुई संख्याएं हैं उनको साथ में किया गुणा करने के बाद आ जाता है 23,460। तो दो संख्याओं का गुणनफल, हम दोनों संख्याओं का गुणनफल निकाल लेते हैं। यहाँ पे आ गया दोनों संख्या 510 और 92 गुणा करते हैं तो 40,920 और HCF और LCM को जब गुणा किया तो ये भी 40,920 आ गया। दोनों संख्याएं, दोनों का जो गुणनफल बराबर आ गया। जैसे ये बराबर आया तो हमने सिद्ध कर दिया कि दो संख्याओं का गुणनफल है वो HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। इसका अगला पार्ट है 336 और 54। हमने 336 के अभाज्य गुणनखंड किए, पहले 2 से भाग किया आ जाता है 168, 168 को 2 से भाग किया आ जाता है 84, 84 को 2 से भाग किया आ जाता है 42, 42 को 2 से भाग किया आ जाता है 21, 21 को 3 से भाग किया आ जाता है 7 और 7 को 7 से भाग करने के बाद आ जाता है 1। इसी प्रकार 54 के अभाज्य गुणनखंड किए, सबसे पहले 2 से भाग किया, 2 से भाग करने के बाद आ जाता है 27, 27 को 3 से भाग किया आ जाता है 9, 9 को 3 से भाग किया आ जाता है 3 और 3 को 3 से भाग करने के बाद आ जाता है 1। अब हम इनको इनके गुणन फल के रूप में लिख लेते हैं। तो 336 बराबर आ जाता है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7 और 54 बराबर आ जाता है 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। यहाँ पे एक तो 2 है, दोनों के अंदर कॉमन है और एक संख्या 3 है, तो 2 और 3 की जो हमने गुणा की है हो जाता है HCF और LCM निकालने के लिए HCF गुणा जो बाकी बची हुई संख्या उनके साथ में कर दी हमने गुणा, ये आ जाती है 3024। अब दोनों संख्याओं का गुणनफल भी निकाल लेते हैं। 336 और 54 की जैसे हमने गुणा की तो ये आ जाती है 18,144 और HCF और LCM की गुणा करने के बाद आ जाता है ये 18,144। दोनों का गुणनफल बराबर आ गया। गुणनफल जैसे ही बराबर आया तो हमने सिद्ध कर दिया कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF और LCM के गुणनफल के हैं। अब अगला पार्ट है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। पीछे वाले क्वेश्चनों में हमने दो संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड निकाल के उसमें से सारा गुणनखंड निकाल के HCF और LCM निकाला था। यहाँ पे 3 में से निकाल लेंगे तो तीनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड किए हमने तो 12 बराबर आ जाता है 2 गुणा 2 गुणा 3, 15 बराबर आ जाता है 3 गुणा 5 और 21 बराबर आ जाता है 3 गुणा 7। अब तीनों ही के अंदर 3 ही एक ऐसी संख्या है जो कि कॉमन है, सारा है, तो HCF हो जाता है यहाँ पे 3 और LCM हो जाता है 3 यानी HCF गुणा जो बाकी तीनों के गुणनखंड में जो बाकी बची हुई जो संख्या है उनकी हमने साथ में गुणा कर दी। गुणा करने के बाद आ जाता है 420। इसका अगला पार्ट है 17, 23 और 29। 17, 23 और 29 के हमने गुणनखंड किए तो 17 बराबर 17 गुणा 1, 23 बराबर 23 गुणा 1, 29 बराबर 29 गुणा 1। HCF हो जाता है 1 क्योंकि एक इसके अंदर कॉमन है, क्योंकि एक सभी संख्याओं के साथ गुणा भी है और भाग भी होती है। और LCM हो जाता है इनकी संख्याओं की गुणा। LCM बराबर आ जाता है 11,339। अगला पार्ट है 8, 9 और 25। तो 8, 9 और 25 के हमने अभाज्य गुणनखंड किए। यहाँ पे 8 बराबर आ जाता है 2 गुणा 2 गुणा 2, 9 बराबर आ जाता है 3 गुणा 3, 25 बराबर आ जाता है 5 गुणा 5। तो यहाँ पे HCF हो जाता है 1 और LCM इनकी गुणनफल के बराबर। LCM आ जाता है 1800। अगला पार्ट है 306 और 657 का HCF दे दिया है 9। इनका LCM निकालना हमने। तो पहली संख्या है 306, दूसरी संख्या है 657, HCF है 9।
तो पीछे वाले क्वेश्चनों में हमने यही सीखा था कि संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणा एलसीएम के होता है। तो हम ये सूत्र लिख लेते हैं यहाँ पे। इस सूत्र में ये चीज़ जो दे रखी है वो लिख लेते हैं। HCF की जगह 9 लिख लिया, पहली संख्या की जगह 306 लिख दिया, दूसरी संख्या की जगह 657 लिख दिया। अब जो 9 है ये एलसीएम के साथ गुणा है, और गुणा वाली संख्या है जो दूसरी साइड में जाके भाग में आ जाती है। तो इस पूरी संख्या के इसके हम भाग में लिख देते हैं, और 9 से 306 को जैसे ही हम भाग करते हैं तो आ जाता है 34, और 34 और 657 का गुणनफल आ जाता है 22,338। तो एलसीएम हो जाता है 22,338। अगला क्वेश्चन है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। अब देखिए, कोई भी संख्या 0 पर समाप्त होती है तो उसके अभाज्य गुणनखंडों में संख्याएं 2 और 5 जरूर होती हैं। अगर 2 और 5 में से कोई एक भी संख्या नहीं है तो वो संख्या 0 पर समाप्त कभी भी नहीं हो सकती। तो इसलिए हम लिख लेते हैं यहाँ पे, किसी संख्या को 0 पर समाप्त होने के लिए अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n के रूप का होना चाहिए। परंतु 6 के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 3 है। 6 को कितनी बार लिख लो, हर बार 2 और 3 ही आएंगे इनके अभाज्य गुणनखंड। तो इसलिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। अगला क्वेश्चन है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 जमा 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 जमा 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। अब देखिए, अभाज्य संख्या के केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं, एक तो वो खुद वो संख्या और एक, क्योंकि एक ऐसी संख्या है जो सभी संख्याओं के साथ गुणा में भी होती है और सभी संख्याओं को भाग भी कर सकती है। तो अभाज्य संख्या के केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं, एक तो वो खुद संख्या और एक संख्या एक। अगर 2 से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं तो वो भाज्य संख्या बन जाती है। अब यहाँ पे पहली जो संख्या दे रखी है वो है 7 गुणा 11 गुणा 13 जमा 13। अब यहाँ पे हम 13 कॉमन ले लेते हैं। 13 कॉमन लेने के बाद आ जाता है 7 गुणा 11 जमा 1, अंदर बच जाता है ये। अब ये 2 संख्याएं बन गई। 78 के गुणनखंड भी जब हम करते हैं तो 2 से ज़्यादा ही हो जाते हैं ये गुणनखंड। तो क्योंकि भाज्य संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं इसलिए दी गई संख्या एक भाज्य संख्या है। इसी प्रकार अगला पार्ट है इसका, 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 जमा 5। यहाँ पे 5 हमने कॉमन ले लिया है। 5 कॉमन लेने के बाद अंदर ये संख्याएं बच जाती हैं, 7 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 जमा 1। तो इसके भी 2 से अधिक गुणनखंड हो जाते हैं। तो क्योंकि भाज्य संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं इसलिए दी गई संख्या एक भाज्य संख्या है। अब अगला क्वेश्चन है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय के बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। जो इस प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं उनमें हम एलसीएम निकालते हैं। तो सोनिया मैदान का चक्कर 18 मिनट में लगा लेती है, ये लिख लिया हमने। रवि मैदान का चक्कर 12 मिनट में लगा लेता है। तो 12 और 18 के हमने कर दिया है भाज्य गुणनखंड। 12 बराबर आ जाता है 2 गुणा 2 गुणा 3 और 18 बराबर आ जाता है 2 गुणा 3 गुणा 3। तो एलसीएम हो जाता है। पहले तो हमें इनका एचसीएफ निकाल देते हैं। 2 गुणा 3, दोनों के अंदर जो सारा गुणनखंड है वे, और गुणा बाकी बची हुई संख्याएं, ये आ जाता है 36। इसलिए दोनों, अब यहाँ पे आ गया मिनटों में बात हो रही है, 18 मिनट और 12 मिनट, तो दोनों 36 मिनट के बाद पुनः मिलेंगे।